निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी। बीरबल का फैसला, लगभग 10,000 शब्दों में। बीरबल का फैसला। अध्याय एक अनसुलझी पहेली। आगरा शहर अपनी पूरी भव्यता के साथ जाग रहा था। यमुना नदी के किनारे सूरज की पहली किरणें ताजमहल के सफेद संगमरमर पर पड़कर उसे सुनहरे रंग में रंग रही थीं। मुगल सल्तनत की राजधानी में जीवन की हलचल शुरू हो चुकी थी। बाजारों में व्यापारी अपनी दुकानें सजा रहे थे। मंदिरों से घंटियों की ध्वनि और मस्जिदों से अजान की आवाज हवा में घुल मिल रही थी। यह शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दौर था, एक ऐसा समय जब हिंदुस्तान समृद्धि और न्याय के लिए जाना जाता था। लेकिन इस सुबह शहंशाह के दीवान-ए-आम में शांति नहीं थी। माहौल में एक अजीब सा तनाव घुला हुआ था। दो व्यापारी हाथ जोड़े, सिर झुकाए, शहंशाह के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता और डिस्प्रेशन की लकीरें साफ थीं। उनके बीच एक मखमली गद्दी पर एक हीरा रखा हुआ था। यह कोई साधारण हीरा नहीं था। इसका नाम आफताबे दक्कन, दक्कन का सूरज था। यह हीरा सूरज की रोशनी में इंद्रधनुषी रंगों की छटा बिखेरता था और अंधेरे में भी हल्की सी नीली आभा छोड़ता था। इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। यह सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं, बल्कि एक विरासत थी। पहले व्यापारी का नाम हरीराम था। वह लगभग 60 वर्ष का एक वृद्ध व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर ईमानदारी और जीवन भर की मेहनत की झलक थी। उसके कपड़े साधारण लेकिन साफ सुथरे थे। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे उसकी दुनिया लुट गई हो। दूसरा व्यापारी मोहनलाल था। वह अधेड़ उम्र का, हृष्ट-पुष्ट और चालाक दिखने वाला व्यक्ति था। उसके रेशमी कपड़ों और उंगलियों में पहनी महंगी अंगूठियों से उसकी समृद्धि का पता चलता था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही एक सूक्ष्म धूर्तता भी छिपी हुई थी। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी तेज आंखें दोनों व्यापारियों और उस अनमोल हीरे का जायजा ले रही थीं। उन्होंने अपनी भारी आवाज में पूछा, मामला क्या है? तुम दोनों इस नायाब हीरे पर अपना हक क्यों जता रहे हो? हरीराम ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, जहां पनाह, मैं न्याय की गुहार लेकर आपके दरबार में आया हूं। यह हीरा, आफताबे दक्कन, मेरे पूर्वजों की निशानी है। मेरे परदादा ने इसे गोलकुंडा के एक नवाब की जान बचाने के इनाम में हासिल किया था। यह हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं, हमारी आन, बान और शान का प्रतीक है। एक हफ्ता पहले मेरा घर चोरी हो गया और यह हीरा भी बाकी सामान के साथ चोरी हो गया। मैंने सिपाही और कोतवाल को इत्तला दी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आज सुबह मैंने इसे मोहनलाल के हाथ में देखा, जब वह इसे बाजार में एक जौहरी को बेचने की कोशिश कर रहा था। जहां पनाह, यह मेरा है। कृपया मुझे मेरा सम्मान वापस दिला दीजिए। हरीराम की आंखों से आंसू बहने लगे। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सहानुभूति हरीराम के साथ थी। उसकी बातों में सच्चाई और दर्द का संगम था। अब बोलने की बारी मोहनलाल की थी। वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और शहंशाह को सलाम करते हुए बोला, आलमपनाह, यह व्यक्ति सरासर झूठ बोल रहा है और आपकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। यह हीरा मेरा है। मैंने इसे सूरत के एक पुर्तगाली व्यापारी से 5 साल पहले खरीदा था। मेरे पास इसके खरीद के दस्तावेज भी हैं। मोहनलाल ने अपने सहायक को इशारा किया, जिसने तुरंत कुछ पुराने दिखने वाले कागजात शहंशाह के सामने पेश कर दिए। कागजों पर मुहरें लगी थीं और लिखावट भी पुरानी लग रही थी। मोहनलाल ने अपनी बात जारी रखी, जहां पनाह, मैं एक सम्मानित व्यापारी हूं। मेरा कारोबार पूरे हिंदुस्तान में फैला है।
क्या मैं किसी की चोरी की हुई चीज को खुलेआम बाजार में बेचूंगा? यह हरीराम एक बूढ़ा और शायद दिमागी रूप से अस्थिर व्यक्ति है। हो सकता है इसने कभी ऐसा हीरा देखा हो और अब इसे अपना समझ बैठा है। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहता है। मेरे पास गवाह भी हैं जिन्होंने मुझे यह हीरा खरीदते हुए देखा था। उसने अपने 2 साथियों को आगे बुलाया जिन्होंने कसम खाकर गवाही दी कि उन्होंने मोहनलाल को सूरत में यह हीरा खरीदते हुए देखा था। अब मामला पूरी तरह से उलझ गया था। एक तरफ हरीराम की भावनात्मक अपील और उसके परिवार की कहानी थी, तो दूसरी तरफ मोहनलाल के ठोस सबूत, दस्तावेज और गवाह। शहंशाह अकबर खुद दुविधा में पड़ गए। उनका दिल हरीराम की सच्चाई को महसूस कर रहा था, लेकिन एक शासक के तौर पर वह सिर्फ भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं दे सकते थे। सबूत मोहनलाल के पक्ष में थे। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ मंत्री मोहनलाल के पक्ष में थे क्योंकि सबूत साफ दिख रहे थे। कुछ को हरीराम पर दया आ रही थी, लेकिन उनके पास कहने को कुछ नहीं था। अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठे बैठे अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उनकी नजरें दरबार में मौजूद एक व्यक्ति को ढूंढ रही थीं। वह व्यक्ति जो हमेशा की तरह शांत और संयमित भाव से सब कुछ देख और सुन रहा था, कोई और नहीं बल्कि उनके सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल थे। बीरबल, शहंशाह ने पुकारा, तुम इस मामले में खामोश क्यों हो? तुम्हारी क्या राय है? यह पहेली कैसे सुलझेगी? न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए? बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को आदाब किया और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में हमेशा एक रहस्य छिपा होता था। उन्होंने कहा, जहां पनाह, न्याय हमेशा सच के पक्ष में होना चाहिए। लेकिन सच कभी कभी सतह पर नहीं तैरता, उसे गहराई से खोजना पड़ता है। दस्तावेज झूठे बनाए जा सकते हैं और गवाह खरीदे जा सकते हैं। मोहनलाल ने तुरंत आपत्ति जताई, यह मेरा अपमान है। क्या आप बिना किसी सबूत के मेरे गवाहों और दस्तावेजों को झूठा कह रहे हैं? बीरबल ने शांत भाव से मोहनलाल की ओर देखा। मैंने यह नहीं कहा कि वे झूठे हैं। मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है। सच्चाई की परतें होती हैं और हमें हर परत को हटाकर देखना होगा। जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मुझे इस मामले की तह तक जाने के लिए 2 दिन का समय चाहिए। अकबर जानते थे कि बीरबल की बुद्धि के सामने बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। उन्होंने सिर हिलाकर सहमति दी। ठीक है बीरबल, तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। यह हीरा आफताबे दक्कन तब तक शाही खजाने में सुरक्षित रहेगा। 2 दिन बाद तुम अपना फैसला सुनाओगे। याद रहे, न्याय होना चाहिए और दिखना भी चाहिए। हरीराम की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जागी, जबकि मोहनलाल के चेहरे पर आत्मविश्वास के पीछे चिंता की एक हल्की सी लकीर उभर आई। बीरबल ने दोनों को 2 दिन बाद फिर से दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया और मामला अगले 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। अध्याय 2, बीरबल की जांच। जैसे ही दरबार खत्म हुआ, बीरबल ने अपना काम शुरू कर दिया। वह जानते थे कि सच्चाई दरबार की दीवारों के भीतर नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया में इन दोनों व्यापारियों के जीवन में छिपी है। उन्होंने पारंपरिक तरीकों से हटकर अपनी अनूठी शैली में जांच करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने अपना भेष बदला। एक साधारण किसान का वेश धरकर, फटे पुराने कपड़े पहनकर और सिर पर पगड़ी बांधकर वह आगरा के मुख्य बाजार की ओर निकल पड़े। वह उस जगह पहुंचे जहां शहर के सारे जौहरी और व्यापारी इकट्ठा होते थे। उन्होंने किसी से सीधे सवाल नहीं पूछे, बल्कि एक चाय की दुकान पर बैठकर लोगों की बातें सुनने लगे। उन्होंने सुना कि मोहनलाल हाल के कुछ सालों में बहुत अमीर हुआ है।
लोग उसकी किस्मत की तारीफ करते थे, लेकिन कुछ दबी जुबान में यह भी कहते थे कि उसकी व्यापारिक नीतियां हमेशा ईमानदार नहीं होती। वह कर्ज देने और फिर भारी ब्याज वसूलने के लिए जाना जाता था। कई छोटे व्यापारी उसके कारण बर्बाद हो गए थे। इसके विपरीत जब भी हरिराम का जिक्र आता, लोग उसकी ईमानदारी और दयालुता की मिसालें देते। हरिराम सेठ तो देवता समान हैं, एक बूढ़े व्यापारी ने कहा। उन्होंने कई बार बिना किसी मुनाफे के जरूरतमंदों की मदद की है। उनका परिवार पीढ़ियों से इसी शहर में सम्मान के साथ जी रहा है। बीरबल ने यह सब सुना और उनके मन में एक खाका तैयार होने लगा। प्रतिष्ठा एक दिन में नहीं बनती, यह वर्षों के कर्मों का फल होती है। इसके बाद बीरबल मोहनलाल के तथाकथित गवाहों के पास पहुंचे। वह एक एक करके उनके घर गए, अभी भी किसान के भेष में। पहले गवाह से उन्होंने कहा, भाई, मैंने सुना है कि तुम सूरत गए थे। मैं भी वहां अपने रिश्तेदार से मिलने जाना चाहता हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सूरत में सराय कहाँ अच्छी मिलेगी और वहां का मौसम कैसा रहता है? गवाह थोड़ा घबरा गया। उसने कभी सूरत देखा ही नहीं था। वह अटकटक कर बोला, हाँ हाँ, सूरत बहुत बड़ा शहर है। सराय तो बहुत हैं। मौसम मौसम भी ठीक ही रहता है। बीरबल ने और गहरे सवाल पूछे, अच्छा, मैंने सुना है वहां तापी नदी के किनारे का नजारा बहुत खूबसूरत होता है। क्या तुमने देखा? गवाह का चेहरा पीला पड़ गया। उसे तापी नदी के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने बहाना बनाया, अरे नहीं, मैं तो बस काम से गया था, घूमने फिरने का वक्त ही नहीं मिला। बीरबल ने दूसरे गवाह से भी इसी तरह के सवाल पूछे और उसे भी सूरत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह स्पष्ट हो गया कि वे दोनों झूठे गवाह थे, जिन्हें मोहनलाल ने पैसे देकर तैयार किया था। अब बारी थी दस्तावेजों की जांच की। बीरबल शाही दस्तावेज बनाने वाले एक विशेषज्ञ के पास गए। उन्होंने उसे मोहनलाल द्वारा पेश किए गए कागजात दिखाए, लेकिन यह नहीं बताया कि वे कहां से आए हैं। विशेषज्ञ ने कागजात को ध्यान से देखा, उन्हें रोशनी में परखा और स्याही को सूंघा। कुछ देर बाद उसने कहा, हुजूर, यह दस्तावेज बनाया तो बहुत चतुराई से गया है, लेकिन यह नकली है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? बीरबल ने पूछा। दो कारण हैं, विशेषज्ञ ने समझाया। पहला, इस पर जो मुहर लगी है वह सूरत के पुर्तगाली गवर्नर की है, लेकिन 5 साल पहले यह डिजाइन इस्तेमाल नहीं होता था। यह मुहर का नया डिजाइन है जो पिछले 2 सालों से ही चलन में है। दूसरा, यह कागज जिस पेड़ की छाल से बना है वह आगरा के पास के जंगलों में ही पाया जाता है, सूरत में नहीं। और स्याही, यह स्याही भी यहीं बनती है। इसे 5 साल पुराना दिखाने के लिए धूप और धुएं में सुखाया गया है, लेकिन एक विशेषज्ञ की आंखें यह धोखा नहीं खा सकती कि उनकी आंखों में अपने खोए हुए पारिवारिक सम्मान के लिए सच्चा दर्द था। हरिराम की पत्नी ने रोते हुए बताया, वह हीरा हमारे लिए सिर्फ दौलत नहीं था। मेरे ससुर कहते थे कि जब तक वह हीरा घर में है, हमारे परिवार पर कोई आंच नहीं आ सकती। वह हमारी कुल की रक्षा करता है। जब से वह चोरी हुआ है, ऐसा लगता है जैसे घर की आत्मा ही चली गई हो। हरिराम ने बीरबल को एक पुराना संदूक दिखाया। मैं उस हीरे को इसी संदूक में रखता था। मेरे पिताजी ने यह संदूक खास तौर पर उसी के लिए बनवाया था। देखिए, इसके अंदर मखमल पर आज भी उस हीरे का निशान बना हुआ है। बीरबल ने ध्यान से देखा। संदूक के अंदर नीले मखमल पर वाकई हीरे के आकार का एक गहरा निशान पड़ा हुआ था, जो इस बात का सबूत था कि वह हीरा लंबे समय तक वहीं रखा गया था।
अब बीरबल के पास सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। उनके पास मोहनलाल के झूठ का हर सबूत था। लेकिन बीरबल सिर्फ सबूतों के आधार पर फैसला नहीं सुनाना चाहते थे। वह चाहते थे कि मोहनलाल का झूठ पूरे दरबार के सामने उसी के मुंह से उजागर हो। वह एक ऐसा नाटक रचना चाहते थे जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उन्होंने अपने दिमाग में एक अचूक योजना बना ली थी। अध्याय 3 फैसले का दिन। 2 दिन बाद दीवाने खास खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर उत्सुकता थी। सभी दरबारी, मंत्री और आम लोग यह देखने के लिए बेताब थे कि बीरबल इस उलझी हुई गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं। हरीराम और मोहनलाल को फिर से शहंशाह के सामने पेश किया गया। हरीराम की आंखों में अब भी उम्मीद थी, जबकि मोहनलाल का आत्मविश्वास कुछ कम लग रहा था। उसे शायद इस बात का एहसास हो रहा था कि बीरबल की पैनी नजरों से कुछ भी छिपाना आसान नहीं है। बीरबल अपनी जगह से उठे और शहंशाह को सलाम किया। जहांपनाह, मैंने इस मामले की पूरी जांच कर ली है और मैं फैसले पर पहुंच चुका हूं। लेकिन जैसा कि आपका हुक्म था, न्याय सिर्फ होना ही नहीं, दिखना भी चाहिए। इसलिए मैं सबूत पेश करने की बजाय एक छोटा सा इम्तिहान लेना चाहूंगा, जिससे सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, इजाजत है बीरबल। हम सब तुम्हारा इम्तिहान देखने के लिए उत्सुक हैं। बीरबल ने 2 सिपाहियों को इशारा किया। वे लोहे का एक बड़ा सा डंडा लेकर आए, जो भट्टी में तपकर एकदम लाल हो चुका था। डंडे से निकलती गर्मी दूर तक महसूस हो रही थी। उसे दरबार के बीचों बीच रख दिया गया। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान थे कि बीरबल इस तपते हुए डंडे से क्या करने वाले हैं। बीरबल ने शांत और गंभीर आवाज में कहा, यह कोई साधारण हीरा नहीं है। आफताबे दक्कन एक चमत्कारी हीरा है। इसमें दैवीय शक्तियां हैं। यह अपने असली मालिक को पहचानता है और उसकी रक्षा करता है। लेकिन अगर कोई झूठा व्यक्ति इस पर अपना हक जताता है तो यह उसे दंड देता है। उन्होंने एक क्षण रुककर दोनों व्यापारियों की ओर देखा। सच्चाई का पता लगाने का तरीका बहुत आसान है। तुम दोनों को बारी बारी से इस तपते हुए लोहे के डंडे पर चलना होगा। जो इस हीरे का सच्चा मालिक होगा, यह हीरा उसकी रक्षा करेगा और उसके पैर नहीं जलेंगे। लेकिन जो झूठा होगा, उसके पैर जलकर राख हो जाएंगे। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक भयानक परीक्षा थी। हरीराम का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह एक साधारण इंसान था, उसे किसी चमत्कार पर विश्वास नहीं था। वह जानता था कि इस गर्म लोहे पर पैर रखते ही वह जल जाएगा। लेकिन मोहनलाल के चेहरे पर अचानक एक राहत की लहर दौड़ गई। वह मन ही मन हंसा। यह बीरबल भी कितना मूर्ख है, उसने सोचा। भला कोई हीरा किसी को जलने से कैसे बचा सकता है? यह बूढ़ा हरीराम तो डर के मारे पहले ही हार मान लेगा। और अगर इसने चलने की हिम्मत की भी तो इसके पैर जल जाएंगे और मैं बच जाऊंगा। मैं कोई बहाना बना दूंगा। बीरबल ने मोहनलाल की ओर देखकर कहा, मोहनलाल, तुम खुद को इस हीरे का मालिक बता रहे हो और तुम्हारे पास सबूत भी हैं। तो शुरुआत तुमसे ही करते हैं। आओ और अपनी सच्चाई साबित करो। मोहनलाल का आत्मविश्वास लौट आया। वह अकड़कर आगे बढ़ा। उसने सोचा कि वह डंडे के पास जाकर कोई नाटक करेगा और फिर पीछे हट जाएगा, यह कहकर कि उसे ऐसे अंधविश्वास पर यकीन नहीं। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, बीरबल ने कहा, रुको। एक बात और। क्योंकि तुम पहले चल रहे हो, तुम्हारे लिए एक सुविधा है। तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चलोगे
ताकि तुम्हें तपता हुआ लोहा देखकर डर न लगे। यह एक अप्रत्याशित मोड़ था। मोहनलाल थोड़ा घबराया, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचा, ठीक है, पट्टी बांधने से क्या फर्क पड़ता है? मैं 2 कदम चलूंगा और फिर दर्द का नाटक करके गिर जाऊंगा। सब यही सोचेंगे कि मैं झूठा था, लेकिन कम से कम जलने से तो बच जाऊंगा। उसने अपनी सहमति दे दी। सिपाहियों ने मोहनलाल की आंखों पर एक मोटी काली पट्टी बांध दी। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन यहां बीरबल ने अपनी असली चाल चली। जैसे ही मोहनलाल की आंखों पर पट्टी बंधी, बीरबल ने सिपाहियों को चुपचाप इशारा किया। सिपाहियों ने फुर्ती से उस तपते हुए लाल डंडे को वहां से हटा दिया और उसकी जगह पानी से भीगी हुई एक ठंडी और गीली लकड़ी की सिल्ली रख दी। यह सब इतनी खामोशी और तेजी से हुआ कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। दरबार के लोग जो दूर बैठे थे, उन्हें यह बदलाव नजर नहीं आया। अब बीरबल ने मोहनलाल से कहा, चलो मोहनलाल, तुम्हारे सच की परीक्षा का समय आ गया है। मोहनलाल को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके मन में उस तपते हुए लाल लोहे की कल्पना थी। उसे लगा कि जैसे ही वह अपना पैर आगे बढ़ाएगा, उसके जलने की भयानक पीड़ा होगी। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसका पैर जमीन से उठा ही नहीं। क्या हुआ मोहनलाल? चलो, बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा। मोहनलाल के माथे पर पसीना आ गया। वह जानता था कि आगे जलता हुआ लोहा है। उसकी सारी चालाकी और आत्मविश्वास डर के आगे पिघल गया। वह जोर से चीखा, नहीं, मैं नहीं चल सकता। मुझे माफ कर दो जहांपना। यह हीरा मेरा नहीं है, यह हरीराम का ही है। मैंने झूठे दस्तावेज बनवाए थे और गवाहों को खरीदा था। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे बचा लो, मैं जलना नहीं चाहता। मोहनलाल जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सच्चाई इतनी आसानी से सामने आ जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था। मोहनलाल ने खुद ही अपना अपराध कबूल कर लिया था। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया और उन्होंने मोहनलाल की आंखों से पट्टी हटा दी। जब मोहनलाल ने देखा कि उसके सामने कोई तपता हुआ लोहा नहीं, बल्कि पानी में भीगी एक साधारण लकड़ी की सिल्ली रखी है, तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। उसे समझ आ गया कि बीरबल ने उसके मन के डर से ही सच्चाई को बाहर निकलवाया है। अब बीरबल हरीराम की ओर मुड़े। हरीराम, अब तुम्हारी बारी है। हरीराम अभी भी कांप रहा था, लेकिन जब उसने मोहनलाल का हश्र देखा और यह समझा कि यह बीरबल की कोई चाल थी, तो उसकी हिम्मत थोड़ी बंधी। फिर भी उसके मन में डर था। बीरबल उसके पास गए और धीरे से कहा, हरीराम, क्या तुम्हें अपनी सच्चाई पर भरोसा है? हरीराम ने सिर हिलाया, जी वजीर आजम। यह हीरा मेरे पुरखों का है, यही सच है। तो फिर डरो मत, बीरबल ने कहा। जिसके मन में सच होता है, उसे किसी आग का डर नहीं होता। जाओ और अपने सम्मान को वापस पाओ। हरीराम ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और ईश्वर को याद करके उस गीली सिल्ली पर कदम रख दिया। जैसे ही उसके ठंडे तलवों ने गीली लकड़ी को छुआ, उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी सिल्ली को पार कर लिया। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हरीराम की ईमानदारी और साहस ने सबका दिल जीत लिया था। अध्याय 4, न्याय और विवेक। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर क्रोध और संतुष्टि के मिलेजुले भाव थे। उन्होंने बीरबल की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखा। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है।
अकबर ने गरजती हुई आवाज में फैसला सुनाया, मोहनलाल, तुमने न सिर्फ चोरी और धोखाधड़ी का अपराध किया है, बल्कि मुगल सल्तनत के दरबार को गुमराह करने की जुर्रत भी की है। तुम्हारा अपराध माफी के लायक नहीं है। उन्होंने हुक्म दिया, मोहनलाल की सारी संपत्ति जब्त करके शाही खजाने में जमा कर दी जाए। इसका आधा हिस्सा हरीराम को उसके मानसिक कष्ट के हर जाने के तौर पर दिया जाएगा। मोहनलाल और उसके झूठे गवाहों को 10 साल के लिए कारागार में डाल दिया जाए, जहां वे पत्थर तोड़ने का काम करेंगे, ताकि उन्हें मेहनत की असली कीमत पता चले। सिपाहियों ने तुरंत मोहनलाल और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। फिर शहंशाह हरीराम की ओर मुड़े। उनका स्वर नरम हो गया। हरीराम, तुम्हारी ईमानदारी और धैर्य ने हमें बहुत प्रभावित किया। हम तुमसे प्रसन्न हैं। उन्होंने शाही खजांची को आफताबे दक्कन लाने का आदेश दिया। हीरा हरीराम को सौंपते हुए उन्होंने कहा, यह तुम्हारी विरासत है और अब यह तुम्हारे पास सुरक्षित है। इसके अलावा हम तुम्हें इनाम के तौर पर 1000 सोने की मोहरें भी देते हैं, ताकि तुम अपना जीवन और भी सम्मान के साथ जी सको। हरीराम की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने झुककर शहंशाह का और फिर बीरबल का शुक्रिया अदा किया। जहां पनाह, आपने सिर्फ मेरा हीरा नहीं, मेरा सम्मान और मेरे परिवार का विश्वास लौटाया है। और बीरबल जी, आपकी बुद्धिमत्ता ने आज न्याय की लाज रख ली। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। दरबार खत्म होने के बाद जब अकबर और बीरबल अकेले थे, तो अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर कमाल कर दिया। तुमने बिना किसी तलवार के, सिर्फ बुद्धि के जोर पर सच्चाई को उजागर कर दिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने यह कैसे सोचा कि मोहनलाल डर के मारे सच कबूल कर लेगा? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर होता है। मैं जानता था कि मोहनलाल झूठा है, और झूठे व्यक्ति का मन हमेशा कमजोर होता है। उसे हर पल पकड़े जाने का डर सताता है। मैंने बस उसके उसी डर को एक मूर्त रूप दे दिया, तपते हुए लोहे के रूप में। उसका अपराध बोध और जल जाने का डर उसकी लालच पर भारी पड़ गया और उसने सच उगल दिया। और हरीराम? अकबर ने पूछा। हरीराम सच्चा था, जहां पनाह, बीरबल ने उत्तर दिया। सच्चे इंसान को डर लगता है, लेकिन उसका ज़मीर उसे हिम्मत देता है। उसे हीरे को खोने का डर था, जलने का नहीं। जब उसने मोहनलाल का हश्र देखा, तो उसे मेरी युक्ति समझ आ गई। लेकिन अगर वह नहीं भी समझता, तो भी उसका सच उसे आगे बढ़ने की ताकत जरूर देता। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, न्याय केवल सजा देना नहीं है। न्याय का असली अर्थ है सच्चाई को स्थापित करना और लोगों का व्यवस्था में विश्वास बनाए रखना। आज दरबार में मौजूद हर व्यक्ति ने देखा कि झूठ के पांव नहीं होते और अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। यही आज के फैसले का सबसे बड़ा संदेश है। अकबर ने गहरी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। सूरज की रोशनी दीवाने खास के झरोखों से छनकर आ रही थी और बीरबल के चेहरे पर एक अनोखी चमक पैदा कर रही थी। अकबर को लगा कि उनके नवरत्नों में बीरबल सचमुच सबसे अनमोल हीरा है, एक ऐसा हीरा जिसकी चमक सल्तनत को हमेशा सही राह दिखाती रहेगी। और इस तरह बीरबल का फैसला न्याय और बुद्धि की एक और मिसाल बनकर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। निश्चित रूप से प्रस्तुत है कहानी बीरबल का फैसला का अगला भाग। भाग 2, कलंक की छाया। अध्याय 5, शांति के बाद का तूफान। उस घटना को कई महीने बीत चुके थे। आगरा में जीवन अपनी सामान्य गति से चल रहा था। हरीराम ने शहंशाह से मिले इनाम और अपनी मेहनत से अपने व्यापार को और बढ़ाया था। लेकिन दौलत ने उसे बदला नहीं था। वह पहले से भी ज्यादा विनम्र और परोपकारी हो गया था।
उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा शहर में एक धर्मशाला और एक कुआं बनवाने में लगा दिया था, जिससे उसकी प्रतिष्ठा चारों ओर फैल गई थी। आफताबे दक्कन अब उसके घर के पूजा कक्ष में एक सुरक्षित और सम्मानित स्थान पर रखा हुआ था, जो न केवल उसके परिवार की विरासत का बल्कि न्याय और सच्चाई की जीत का भी प्रतीक था। लेकिन जहां एक ओर हरीराम के घर खुशियों के दिए जल रहे थे, वहीं दूसरी ओर आगरा की कालकोठरी में मोहनलाल नफरत और बदले की आग में जल रहा था। कारागार की कठोर जिंदगी ने उसकी शारीरिक शक्ति छीन ली थी, लेकिन उसके मन में बीरबल और हरीराम के लिए ज़हर और भी गहरा हो गया था। उसे अपनी दौलत, अपनी इज्जत, सब कुछ खोने का गम हर पल सताता था। उसका इकलौता बेटा कमल हर हफ्ते उससे मिलने आता था। कमल अपने पिता की तरह ही धूर्त और लालची था, लेकिन उसमें एक अतिरिक्त गुण था, क्रूरता और धैर्य। उसने अपने पिता को इस हालत में देखकर कसम खाई थी कि वह इसका बदला जरूर लेगा। एक मुलाकात के दौरान मोहनलाल ने कमजोर आवाज में फुसफुसाकर कहा, बेटा, मुझे हरीराम से ज्यादा उस बीरबल पर गुस्सा आता है। उसी की वजह से हम आज इस हाल में हैं। उसने अपनी चतुराई से मुझे भरी सभा में जलील किया। जब तक उस बीरबल को उसकी सही जगह नहीं दिखाई जाती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कमल ने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, आप चिंता न करें पिताजी, मैंने एक योजना बनाई है। बदला ऐसा होगा कि बीरबल पूरी सल्तनत में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। हम उसी चीज से उस पर वार करेंगे जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड है, उसकी बुद्धि और उसकी ईमानदारी। अगले कुछ हफ्तों में कमल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि बीरबल पर सीधा हमला करना मूर्खता होगी। उसे एक ऐसा जाल बिछाना था जिसमें बीरबल खुद आकर फंस जाए। उसने सबसे पहले उस चोर का पता लगाया जिसने हरीराम के घर से हीरा चुराया था। वह एक कुख्यात चोर था जिसका नाम कालिदास उर्फ कालिया था। कमल ने कालिया को ढेर सारा पैसा देकर अपने साथ मिला लिया। इसके बाद उसने हरीराम के घर में अपने एक जासूस को नौकर के रूप में रखवाया। उस नौकर का नाम दीनू था, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। दीनू का काम था घर की हर छोटी बड़ी खबर कमल तक पहुंचाना और सही मौके का इंतजार करना। एक अंधेरी तूफानी रात में, जब पूरा आगरा गहरी नींद में सो रहा था, कमल की योजना को अंजाम दिया गया। कालिया दीनू की मदद से चुपके से हरीराम के घर में घुसा और पूजा कक्ष से आफताबे दक्कन को एक बार फिर चुरा लिया। लेकिन इस बार चोरी का तरीका अलग था। कालिया ने जानबूझकर कुछ सबूत पीछे छोड़े। उसने बीरबल के घर के बाहर से उनका एक खास रुमाल चुराया था, जिस पर बीरबल के नाम का पहला अक्षर बकढ़ा हुआ था। उसने वह रुमाल हरीराम के घर में उस जगह गिरा दिया जहां से हीरा चोरी हुआ था। इसके अलावा दीनू को यह सिखाया गया था कि अगर कोई पूछे तो वह बताए कि उसने एक परछाई को भागते हुए देखा था जिसका कदकाठी और पहनावा बीरबल जैसा था। सुबह जब हरीराम की आंख खुली और उसने हीरा गायब पाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में मातम छा गया। वह बदहवास हालत में भागा भागा फिर से शहंशाह अकबर के दरबार की ओर चल पड़ा। अध्याय 6 बीरबल पर लगा कलंक। अगली सुबह दीवान-ए-आम का माहौल बेहद गंभीर था। हरीराम रोते बिलखते हुए शहंशाह के कदमों में गिर पड़ा। लुट गया जहांपनाह, मैं बर्बाद हो गया, आफताबे दक्कन फिर से चोरी हो गया। अकबर यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत कोतवाल को जांच का आदेश दिया। कोतवाल अपनी टीम के साथ हरीराम के घर पहुंचा और जल्द ही सबूतों के साथ वापस लौटा। जहांपनाह, कोतवाल ने सिर झुकाकर कहा, हमें घटनास्थल से एक अहम सुराग मिला है। उसने बीरबल का वह खास रुमाल शहंशाह के सामने पेश किया। यह रुमाल वजीर-ए-आज़म बीरबल का है।
यह सुनते ही पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत भाव से खड़े थे, खुद भी हैरान रह गए। तभी हरीराम का नौकर दीनू आगे आया। उसने कांपते हुए कहा, हुजूर, मैंने रात में एक साये को भागते हुए देखा था। अंधेरा बहुत था, मैं चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उनका पहनावा और चलने का अंदाज बिल्कुल बिल्कुल वजीर आजम जैसा था। अब एक और गवाह सामने आया। यह शहर का एक जौहरी था, जिसे कमल ने पहले ही खरीद लिया था। उसने कहा, आलम पनाह, कुछ दिन पहले बीरबल जी मेरी दुकान पर आए थे और उन्होंने मुझसे गोलकुंडा के हीरों के बारे में पूछताछ की थी। वह जानना चाह रहे थे कि अगर कोई बेशकीमती हीरा बेचना हो तो सबसे अच्छी कीमत कहाँ मिलेगी। अब सारे सबूत एक एक करके बीरबल के खिलाफ जा रहे थे। रुमाल, नौकर की गवाही, जौहरी का बयान, सब मिलकर एक ही कहानी कह रहे थे। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। जो लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता से जलते थे, वे अब खुलकर उन पर आरोप लगाने लगे। हो न हो, यह काम बीरबल का ही है, एक मंत्री ने कहा। उसने पिछली बार जब हीरा देखा, तभी उसकी नीयत खराब हो गई होगी। अकबर एक अविश्वसनीय स्थिति में थे। उनका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि उनका सबसे वफादार और प्रिय मित्र ऐसा कर सकता है। लेकिन एक शहंशाह के रूप में वह सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उनकी नजरें बीरबल पर टिकी थीं, जो पत्थर की मूरत बने खड़े थे। उनके चेहरे पर हैरानी तो थी, लेकिन डर या अपराध बोध का कोई निशान नहीं था। बीरबल, अकबर ने भारी मन से कहा, यह सब क्या है? इन सबूतों का क्या मतलब है? हम तुमसे सुनना चाहते हैं। बीरबल आगे बढ़े और शहंशाह को सलाम किया। जहां पनाह, मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि मैं निर्दोष हूं। यह मेरे खिलाफ एक गहरी साजिश है। किसी ने बहुत सोच समझकर यह जाल बुना है। लेकिन सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। बीरबल, अकबर की आवाज में पीड़ा थी। जहां पनाह, सबूत बनाए भी जा सकते हैं और गवाहों को खरीदा भी जा सकता है। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। जिस तरह मैंने मोहनलाल के झूठ का पर्दाफाश किया था, मुझे विश्वास है कि मैं अपनी बेगुनाही भी साबित कर दूंगा। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। दरबार के कई मंत्री इसका विरोध करने लगे। वे बीरबल को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। अकबर एक धर्म संकट में थे। उन्होंने एक फैसला लिया जो न्याय और विश्वास के बीच एक संतुलन था। ठीक है बीरबल, हम तुम्हारी पिछली सेवाओं को देखते हुए तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका देते हैं। तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। इन 3 दिनों तक तुम अपने महल में नजरबंद रहोगे। तुम किसी से मिल नहीं सकते, लेकिन तुम अपने सहायकों के माध्यम से जांच कर सकते हो। अगर 3 दिन में तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए, तो हमें कानून के अनुसार तुम्हें सजा देनी होगी, चाहे हमारा दिल कितना भी दुखी क्यों न हो। यह एक अभूतपूर्व फैसला था। मुगल सल्तनत के सबसे बुद्धिमान मंत्री पर चोरी का आरोप लगा था और वह खुद कटघरे में खड़ा था। बीरबल को नजरबंद कर दिया गया। उनके जीवन में पहली बार उनकी अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान और शायद जीवन भी दांव पर लगा था। अध्याय 7, अंधेरे में सुराग। अपने महल में नजरबंद बीरबल चिंतित नहीं थे, बल्कि विचारमग्न थे। वह जानते थे कि यह कोई साधारण चोरी नहीं है, यह एक हमला है उनकी प्रतिष्ठा पर, उनकी बुद्धि पर। उन्होंने शांत दिमाग से सोचना शुरू किया। मुझे फंसाने से किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, उन्होंने खुद से पूछा। जवाब साफ था, मोहनलाल और उसका परिवार। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद जासूस हीरामन को बुलाया।
हीरामन भेष बदलने और जानकारी निकालने में माहिर था। बीरबल ने उसे निर्देश दिया, हीरामन, मुझे पता है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, लेकिन तुम मेरी आंखें और कान हो। जाओ और पता लगाओ कि मोहनलाल का बेटा कमल इन दिनों क्या कर रहा है। उसके हर कदम पर नजर रखो। पता करो कि वह किन लोगों से मिलता है, कहा जाता है। खासकर उस नौकर दीनू और उस जौहरी के बारे में सब कुछ पता करो। हीरामन तुरंत काम पर लग गया। उसने एक भिखारी का भेष बनाया और कमल की हवेली के आसपास मंडराने लगा। 2 दिनों की लगातार निगरानी के बाद उसे एक अहम सुराग मिला। उसने कमल को रात के अंधेरे में शहर के बाहरी इलाके में एक खंडहर में जाते देखा। हीरामन चुपके से उसके पीछे गया। खंडहर के अंदर कमल उस कुख्यात चोर कालिया से मिल रहा था। हीरामन ने छिपकर उनकी बातें सुनी। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। कमल कह रहा था, बीरबल फंस चुका है। बस एक दिन और फिर शहंशाह उसे मौत की सजा सुना देंगे। मेरा बदला पूरा हो जाएगा। कालिया ने हंसते हुए कहा, लेकिन मेरे बाकी पैसे का क्या? और वह हीरा? तुमने कहा था कि काम होते ही तुम मुझे मेरा हिस्सा दे दोगे। सब्र रखो कालिया, कमल ने जवाब दिया। एक बार बीरबल रास्ते से हट जाए, फिर मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। हीरा अभी मेरे पास सुरक्षित तहखाने में है। उसे अभी बाहर निकालना खतरे से खाली नहीं है। हीरामन ने यह सब सुना और उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत वापस आकर सारी जानकारी बीरबल को दी। बीरबल के चेहरे पर अब एक दृढ़ निश्चय की चमक थी। उनके पास साजिश का हर हिस्सा अब साफ था। लेकिन सिर्फ यह जानना काफी नहीं था, इसे दरबार में साबित करना था। उन्होंने अपनी अंतिम चाल के लिए एक योजना बनाई। अध्याय 8, सत्य का पुनर्स्थापन। तीसरे दिन दीवाने खास का दृश्य देखने लायक था। दरबार खचाखच भरा था। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि बीरबल अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे या नहीं। शहंशाह अकबर गंभीर और उदास चेहरे के साथ सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल को सिपाहियों की निगरानी में दरबार में लाया गया। उनके चेहरे पर अब भी वही शांति थी। कमल भी दरबार में मौजूद था। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। बीरबल, अकबर ने कहा, आज तीसरा और आखिरी दिन है। क्या तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है? जी जहांपनाह, बीरबल ने कहा। लेकिन सबूत पेश करने से पहले मैं आपसे उस चोर को यहां बुलाने की इजाजत चाहता हूं, जिसने असल में हीरा चुराया है। यह सुनकर सब चौंक गए। कमल की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। यह कैसे हो सकता है, उसने सोचा। क्या बीरबल ने कालिया को पकड़ लिया? बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही बाहर गए और एक व्यक्ति को लेकर अंदर आए, जिसका चेहरा ढका हुआ था। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, यह है वह चोर जिसने हीरा चुराया था। इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और यह बताने को भी तैयार है कि इसने किसके कहने पर यह काम किया। कमल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसका खेल खत्म हो गया। बीरबल उस ढके हुए चेहरे वाले व्यक्ति के पास गए और कहा, बताओ, भरी सभा में बताओ, तुम्हें चोरी के लिए किसने उकसाया था? उस व्यक्ति ने अपनी कांपती हुई उंगली उठाई और सीधे कमल की ओर इशारा कर दिया। कमल गुस्से और डर से चिल्ला उठा, यह झूठ है। मैं इस आदमी को नहीं जानता। यह जरूर बीरबल का कोई नाटक है। नाटक? बीरबल मुस्कुराए। नाटक तो अब शुरू होगा। उन्होंने उस व्यक्ति के चेहरे से नकाब हटा दिया। वह कालिया नहीं था। वह शहर का एक मामूली कलाकार था जिसे बीरबल ने यह अभिनय करने के लिए तैयार किया था।
कमल को एक पल के लिए राहत मिली, लेकिन फिर वह समझ गया कि वह बीरबल के जाल में फंस चुका है। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह, देखिए, अगर कमल निर्दोष होता तो वह इस अजनबी को देखकर इतना क्यों घबराता? वह इतना जोर से क्यों चिल्लाता कि वह इसे नहीं जानता? उसका डर ही उसके अपराध का सबसे बड़ा सबूत है। उसने सोचा कि मैंने असली चोर कालिया को पकड़ लिया है, और डर के मारे उसकी सच्चाई जुबान पर आ गई। बीरबल ने फिर हीरामन को गवाही के लिए बुलाया, जिसने कमल और कालिया की खंडहर में हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा दरबार को सुनाया। अब कमल के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। और जहां तक हीरे की बात है, बीरबल ने कहा, वह कमल की हवेली के तहखाने में छिपा है। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को कमल की हवेली की तलाशी लेने का हुक्म दिया। कुछ ही घंटों में सिपाही आफताबे दक्कन के साथ वापस लौटे। सच्चाई एक बार फिर सूरज की तरह चमक उठी थी। बीरबल निर्दोष साबित हो चुके थे। अकबर अपने सिंहासन से उठे और बीरबल के पास आए। उन्होंने सबके सामने बीरबल को गले लगा लिया। हमें माफ करना, बीरबल। हम एक पल के लिए संदेह में पड़ गए थे। तुमने न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित की, बल्कि न्याय के सिद्धांत को और भी ऊंचा कर दिया। उन्होंने कमल की ओर घूमकर अपना फैसला सुनाया। धोखाधड़ी, चोरी और सल्तनत के एक वजीर को फंसाने की साजिश के जुर्म में कमल को उम्र कैद की सजा दी जाती है, और इसे उसी काल कोठरी में भेजा जाए जहां इसका पिता बंद है। इनके बाकी साथियों को भी कड़ी सजा दी जाए। आफताबे दक्कन एक बार फिर उसके असली मालिक हरीराम को सौंप दिया गया। उस दिन दरबार में सबने सीखा कि सत्य को कुछ समय के लिए परेशान तो किया जा सकता है, उस पर कलंक की छाया डाली जा सकती है, लेकिन उसे हराया नहीं जा सकता। और बीरबल की बुद्धि, वह उस आफताबे दक्कन से भी ज्यादा चमकदार थी, जिसकी रोशनी के आगे हर साजिश और हर झूठ अंधेरे में विलीन हो जाता था। निश्चित रूप से प्रस्तुत है कहानी बीरबल का फैसला का तीसरा और अंतिम भाग। भाग 3, बुद्धि की अंतिम परीक्षा। अध्याय 9, एक नया खतरा। कमल के पकड़े जाने और आफताबे दक्कन के वापस मिलने के बाद आगरा में कुछ वर्षों तक शांति बनी रही। हरीराम ने अब उस हीरे को अपनी निजी संपत्ति समझने के बजाय उसे शहर की अमानत मान लिया था। उसने शहंशाह अकबर की अनुमति से शहर के मुख्य चौक पर एक छोटा, सुरक्षित और खूबसूरत शीश महल बनवाया, जहां उस हीरे को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रख दिया गया। अब आफताबे दक्कन सिर्फ हरीराम के परिवार की नहीं, बल्कि पूरे आगरा की शान बन गया था। लोग दूर दूर से उसकी चमक देखने आते थे। बीरबल की प्रतिष्ठा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। उनकी बुद्धिमानी के किस्से अब सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि फारस और तुर्की तक पहुंच चुके थे। लेकिन प्रसिद्धि अपने साथ हमेशा नए दुश्मन और नई चुनौतियां लेकर आती है। उस समय पड़ोसी राज्य मेवाड़ के साथ मुगल सल्तनत के संबंध तनावपूर्ण चल रहे थे। मेवाड़ के शासक राणा प्रताप सिंह अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हालांकि कोई खुला युद्ध नहीं हो रहा था, पर दोनों राज्यों के बीच एक शीत युद्ध जैसी स्थिति थी। जासूसी और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें लगातार चलती रहती थीं। मेवाड़ के दरबार में एक मंत्री था, जिसका नाम था संग्राम सिंह। संग्राम सिंह अपनी धूर्तता और कूटनीति के लिए जाना जाता था। वह बीरबल की बढ़ती हुई ख्याति से जलता था और मानता था कि बीरबल ही अकबर की सबसे बड़ी ताकत है। उसका मानना था कि अगर बीरबल को किसी तरह रास्ते से हटा दिया जाए या शहंशाह की नजरों में गिरा दिया जाए, तो मुगल सल्तनत को कमजोर किया जा सकता है। संग्राम सिंह ने एक बहुत ही खतरनाक और गहरी योजना बनाई।
उसने इस बार बीरबल की बुद्धि या ईमानदारी पर नहीं, बल्कि उनकी वफादारी पर हमला करने का फैसला किया। उसने अपने सबसे काबिल जासूस चंद्रभान को एक गुप्त मिशन पर आगरा भेजा। चंद्रभान भेष बदलने और लोगों के मन में शक का बीज बोने में उस्ताद था। चंद्रभान एक अमीर ईरानी व्यापारी अगारेजा का भेष धरकर आगरा आया। उसने आते ही शहर के बड़े बड़े व्यापारियों और दरबारियों से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया। वह कीमती तोहफे बांटता, शानदार दावतें देता और अपनी बातों से सबको मोहित कर लेता। कुछ ही महीनों में अगारेजा आगरा के संभ्रांत समाज का एक जानामाना चेहरा बन गया। उसने बड़ी चतुराई से बीरबल से भी दोस्ती कर ली। वह अक्सर बीरबल के पास जाता, उनसे ज्ञान की बातें करता और उनकी बुद्धिमत्ता की झूठी तारीफों के पुल बांधता। बीरबल उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभावित तो नहीं थे, लेकिन एक विदेशी मेहमान के तौर पर वह उसके साथ शिष्टाचार से पेश आते थे। यही वह मौका था जिसका चंद्रभान को इंतजार था। अध्याय 10 वफादारी पर सवाल। चंद्रभान ने अपनी साजिश का पहला चरण शुरू किया। उसने शाही खजाने के एक लालची मुंशी धनपत राय को भारी रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया। उसने धनपत राय को कुछ जाली पत्र दिए जो फारसी में लिखे हुए थे। इन पत्रों में ऐसा दर्शाया गया था जैसे बीरबल मेवाड़ के राणा प्रताप को मुगल सल्तनत के गुप्त भेद भेज रहे हैं। पत्रों में बीरबल के हस्ताक्षर की हूबहू नकल की गई थी और उनमें कुछ ऐसी सैन्य जानकारियों का जिक्र था जो सिर्फ शहंशाह और उनके सबसे करीबी सलाहकारों को ही पता थीं। एक दिन जब बीरबल शहंशाह के साथ बगीचे में टहल रहे थे, धनपत राय घबराया हुआ सा वहां आया। जहांपनाह, गजब हो गया। मुझे शाही दस्तावेजों के बीच ये पत्र मिले हैं। ये मेवाड़ भेजे जाने वाले थे, लेकिन गलती से यहीं रह गए। अकबर ने पत्र लिए और पढ़े। जैसे जैसे वह पढ़ते गए, उनका चेहरा गुस्से और अविश्वास से तमतमा उठा। पत्रों में साफ तौर पर बीरबल का नाम और हस्ताक्षर थे और उनमें मुगल सेना की तैनाती और हथियारों से जुड़ी गोपनीय जानकारी थी। यह एक खुला देशद्रोह था। अकबर ने अपनी तलवार जैसी तीखी नजरों से बीरबल को देखा। बीरबल, यह क्या है? क्या यह सच है? उनकी आवाज में अब तक का सबसे गहरा दर्द और गुस्सा था। बीरबल ने पत्रों को देखा। वह समझ गए कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक साजिश है। उन पर चोरी या धोखाधड़ी का नहीं, बल्कि सल्तनत से गद्दारी का आरोप लगा था। एक ऐसा आरोप जिसकी सजा सिर्फ मौत थी। जहांपनाह, बीरबल ने शांत रहने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, यह एक झूठ है। मेरे हस्ताक्षर की नकल की गई है। यह मुझे और आपको एक दूसरे से दूर करने की एक भयानक साजिश है। लेकिन इस बार सबूत बहुत पुख्ता लग रहे थे। हस्ताक्षर विशेषज्ञ बुलाए गए। उन्होंने जांच की और बताया कि हस्ताक्षर बिल्कुल असली लग रहे हैं। चंद्रभ ने जिस कारीगर से यह काम करवाया था, वह अपने फन का उस्ताद था। दरबार के वो मंत्री जो बीरबल से जलते थे, उन्हें एक सुनहरा मौका मिल गया। वे सब एक स्वर में चिल्लाने लगे, गद्दार को सजाए मौत दी जाए। इसने नमकहरामी की है। अकबर एक अभूतपूर्व दुविधा में थे। उनका दिमाग कह रहा था कि सबूत बीरबल के खिलाफ हैं, लेकिन उनका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि जिस दोस्त के साथ उन्होंने इतने साल बिताए, जो हर मुश्किल में उनकी ढाल बना, वह गद्दार हो सकता है। उसी समय चंद्रभान अगारेजा भी दरबार में पहुंचा। उसने बड़े नाटकीय ढंग से कहा, जहांपनाह, मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे तो बीरबल जी एक ज्ञानी पुरुष लगते थे। लेकिन हाँ, एक बार उन्होंने बातों बातों में मुझसे जिक्र किया था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा जीतने वाले का साथ देना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो।
यह बयान आग में घी का काम कर गया। अब अकबर का संदेह यकीन में बदलने लगा। उन्हें लगा कि शायद बीरबल मेवाड़ की बढ़ती ताकत को देखकर पाला बदलना चाहते हैं। अकबर ने कांपती हुई आवाज में भारी मन से अपना फैसला सुनाया। बीरबल, तुम्हारे खिलाफ सबूत इतने संगीन हैं कि हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। देशद्रोह का अपराध अक्षम्य है। तुम्हें तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। कल सूरज ढलने पर तुम्हें यमुना नदी के किनारे फांसी दे दी जाएगी। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के दोस्तों और शुभचिंतकों की आंखों में आंसू थे। खुद अकबर की आंखों के कोने भी भीग गए थे। बीरबल ने अपना सिर नहीं झुकाया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जहां पनाह, मुझे अपनी मौत का डर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि आप मेरी वफादारी पर शक कर रहे हैं। मेरी एक आखिरी इच्छा है। क्या मैं मरने से पहले आफताबे दक्कन को एक बार छू सकता हूं? मैंने सुना है कि वह हीरा सच्चाई का प्रतीक है। अकबर ने उनकी यह आखिरी इच्छा स्वीकार कर ली। अध्याय 11 हीरे की आखिरी चमक। अगले दिन पूरा आगरा यमुना के घाट पर इकट्ठा था। माहौल में एक अजीब सा मातम पसरा हुआ था। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वे अपने प्रिय बीरबल को आखिरी बार देख रहे हैं। फांसी का तख्ता तैयार था। बीरबल को जंजीरों में जकड़कर लाया गया। उनके चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। शहंशाह अकबर भी वहां मौजूद थे, लेकिन वह एक पर्दे के पीछे बैठे थे। उनमें अपने दोस्त को मरते हुए देखने की हिम्मत नहीं थी। बीरबल की आखिरी इच्छा के अनुसार आफताबे दक्कन को शीश महल से निकालकर उनके सामने लाया गया। उसे एक मखमली तकिए पर रखा गया था। सूरज की ढलती हुई किरणें उस पर पड़कर उसे और भी ज्यादा चमकदार बना रही थीं। बीरबल धीरे धीरे हीरे के पास गए। उन्होंने अपनी हथेलियां उस पर रख दीं, आंखें बंद कीं और कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और वहां मौजूद भीड़ और दरबारियों की ओर देखकर ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया। ऐ आगरा के लोगों, ऐ शहंशाह के दरबारियों, आज आप सब मेरी मौत के गवाह बनने आए हैं। मुझ पर सल्तनत से गद्दारी का इल्जाम है। यह हीरा आफताबे दक्कन सच्चाई और न्याय का प्रतीक है। इसने 2 बार सच्चाई को उजागर किया है। आज मैं इसके सामने एक आखिरी सच कहना चाहता हूं। उनकी आवाज में इतनी शक्ति और सच्चाई थी कि सब मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनने लगे। मैं बीरबल, ईश्वर को साक्षी मानकर कसम खाता हूं कि मैंने अपनी सल्तनत और अपने शहंशाह से कभी गद्दारी नहीं की। मैंने अपने जीवन का हर क्षण उनकी सेवा में बिताया है। यह मेरे खिलाफ एक गहरी साजिश है जिसे हमारे दुश्मनों ने रचा है। यह साजिश मेवाड़ के मंत्री संग्राम सिंह ने रची है और उसे अंजाम दिया है उसके जासूस ने, जो अगारेजा के भेष में हमारे बीच मौजूद है। यह सुनते ही भीड़ में खड़े अगारेजा उर्फ चंद्रभान का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, अगर मेरी बात में सच्चाई है तो यह चमत्कारी हीरा इसका सबूत देगा, और अगर मैं झूठा हूं तो यह यहीं टूटकर बिखर जाएगा। इतना कहकर बीरबल ने हीरे को अपने दोनों हाथों में उठा लिया। उन्होंने उसे अपनी आंखों के सामने रखा और फिर अचानक उन्होंने उसे पूरी ताकत से पास के एक बड़े पत्थर पर दे मारा। नहीं, शहंशाह अकबर पर्दे के पीछे से चीख पड़े। पूरा हुजूम स्तब्ध रह गया। एक पल के लिए वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। लेकिन हीरा टूटा नहीं। वह पत्थर से टकराकर उछला और जमीन पर गिर गया और पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। लेकिन जिस पत्थर पर उसे मारा गया था वह 2 टुकड़ों में टूट गया था।
और उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जमीन पर गिरा हुआ हीरा अचानक एक अजीब नीली रोशनी से चमकने लगा और उसमें से एक महीन धुएं की लकीर निकलने लगी। बीरबल चिल्लाए, सिपाहियों, उस ईरानी व्यापारी अगा रेजा को पकड़ लो। उसने हीरे पर जहर लगाया था। यह बीरबल की अंतिम और सबसे बड़ी चाल थी। वह जानते थे कि चंद्रभान उन्हें किसी भी कीमत पर चुप कराना चाहेगा। उन्होंने अपने एक जासूस के जरिए यह झूठी खबर फैलवाई थी कि बीरबल फांसी से पहले हीरे को चूमकर अपनी वफादारी साबित करेंगे। बीरबल का अनुमान सही निकला। चंद्रभान ने सोचा कि अगर किसी तरह बीरबल बच भी गया तो वह हीरे को चूमते ही जहर से मर जाएगा। उसने रात में चुपके से शीशमहल के सुरक्षाकर्मी को रिश्वत देकर हीरे पर एक खास किस्म का संपर्क विष कॉन्टैक्ट पॉइजन लगवा दिया था, जो छूते ही असर करता था। जैसे ही बीरबल ने चंद्रभान पर आरोप लगाया, वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन शाही सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कपड़ों से जहर की एक छोटी शीशी और मेवाड़ के संग्राम सिंह के नाम लिखा एक पत्र बरामद हुआ, जिसमें पूरी साजिश का जिक्र था। अब सच्चाई पूरी तरह से सामने आ चुकी थी। बीरबल ने न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित की थी, बल्कि सल्तनत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का भी पर्दाफाश कर दिया था। उन्होंने अपनी मौत को एक नाटक में बदलकर दुश्मन को उसी के जाल में फंसा लिया था। अध्याय 12 बुद्धि की विजय। शहंशाह अकबर पर्दे के पीछे से बाहर आए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं बल्कि खुशी और गर्व के थे। वह दौड़कर बीरबल के पास आए और उन्हें गले से लगा लिया। बीरबल, मेरे दोस्त, तुम महान हो। तुमने आज अपनी जान पर खेलकर हमारी और इस सल्तनत की लाज रख ली। हम तुम्हें पहचानने में भूल कर गए। हमें माफ कर दो।